नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव पर आप सभी का स्वागत है। और आज मेरे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़े हैं, जितेंद्र त्रिपाठी। इंडियन फॉरेन सर्विसेज में रह चुके हैं। कई देशों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, भारत को रिप्रेजेंट किया है। तो आज बेसिकली सर से हम बात करेंगे कि G20 की जो मीटिंग इंडिया में हो रही है, इसके मायने क्या हैं, इसकी अहमियत क्यों इतनी ज़्यादा है और इसका इम्पैक्ट आगे चलकर भविष्य में भारत के नज़रिए से किस तरह का रहने वाला है। सर, बहुत-बहुत स्वागत है कि आपने मेरे लिए टाइम निकाला। बहुत-बहुत स्वागत। धन्यवाद। धन्यवाद। मेरे जी, लिए खुशी की बात है कि मैं आपके इस चैनल पे आया हूँ। थैंक यू सर। सबसे पहला सवाल तो मैं यही करूँगा सर कि G20 की अध्यक्षता करना, अगर मैं पूछूँ कि भारत के नज़रिए से कितनी बड़ी बात है, तो इस पर आप हमारे दर्शकों को क्या बताएँगे? देखिए, वैसे तो कहने को लोग ये कह सकते हैं कि G20 की अध्यक्षता भारत के पास आई है, इसमें कोई नई बात नहीं है, क्योंकि G20 का ये रूल है कि हर साल अध्यक्षता जो है रोल ओवर होती है, दूसरे देशों के पास जाती है, तो उसी क्रम में हमारे पास आई। लेकिन बड़ी बात ये है कि G20 की अध्यक्षता भारत के पास ऐसे समय में आई है जब दुनिया कई और समस्याओं से जूझ रही है। पहली समस्या ये है कि जैसे जगह-जगह फ्लैश पॉइंट्स हैं, रूस और यूक्रेन का वार 150 साल से ज़्यादा हो चुका है। सॉरी, 150 डेढ़ साल से साल। ज़्यादा हो चुका है, जी, लेकिन अभी तक उसका कोई भी उसकी समाप्ति के कोई आसार नहीं नज़र आ रहे। साथ ही आर्मेनिया, अज़रबैजान की बात, सीरिया में अभी भी युद्ध जारी है। इसके साथ ही इंडो चाइना में, इंडो पैसिफिक में आप देखिए, अभी भी साउथ चाइना सी में परेशानियाँ बढ़ी ही हैं, घट नहीं रही हैं। रोज़ ही चीन धमकी देता है ताइवान को। भारत और चीन के साथ बॉर्डर पे, सीमा पर समस्याएं अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई। पूरी तरह से क्या, अभी तो डिफ्यूजन, डीएस्केलेशन वगैरह दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ है। तीसरी चीज़ देखिए, तो विश्व एक आर्थिक संकट से भी गुजर रहा है। कोरोना के बाद, कोरोना के समय तो पता भी नहीं चला और कि कितने लोग चले गए, और कोरोना की ज़िम्मेदारी किस पे है, ये भी अभी तक निर्धारित नहीं हो पाया है। कोरोना के बाद जो सप्लाई चेन खराब हुई, उसमें बहुत समस्या आ गई कि उसमें ये हुआ कि सारी दुनिया के सब देशों की आर्थिक विकास की दर धीमी हुई, बल्कि ज़्यादातर नेगेटिव हुई। सिर्फ भारत ही ऐसा रहा जिसकी दर नेगेटिव नहीं हुई, कम हुई, लेकिन फिर से भारत स्प्रिंग बॉल की तरह उछल गया। तो ये चीज़ें हैं। इसके साथ ही साथ शीत युद्ध 2 की शुरुआत जो हुई, नाटो और रूस के बीच में, रूस और चीन के बीच में जो दोस्ती बढ़ी, इन सब चीज़ों से तमाम जियो स्ट्रेटेजिक और जियो पॉलिटिकल समस्याएं जो है, आर्थिक नीतियों भी वो है। आप देखिए, ईरान के साथ वो जो समझौता था, अमेरिका ने वो तोड़ा। अब ईरान भी आंखें दिखा रहा है। और अब देखिए, इतनी तेजी से जियो पॉलिटिकल इक्वेशन बदल रही है कि चीन के माध्यम से, चीन की मध्यस्थता से सऊदी अरब और ईरान में दोस्ती हुई। जी, जी, बहुत बड़ी बात थी ये। और और देखिए, सऊदी अरब की मध्यस्थता से, सऊदी अरब की मध्यस्थ रूस की मध्यस्थता से, सॉरी, सीरिया और सऊदी अरब एक साथ आ रहे हैं। तो ये बहुत तेजी से ये जियो पॉलिटिकल इक्वेशन बदल रही है। ऐसे में भारत और यूक्रेन वॉर की वजह से देखिए, विश्व में खाद्यान्न का संकट बढ़ रहा है, जिसका खामियाजा ज़्यादातर गरीब मुल्कों को, अफ्रीका के देशों को भुगतना पड़ रहा है। तो ये सब ऐसे ऐसे माहौल में भारत की अध्यक्षता आई, तो उसके लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है भारत के लिए। अब ये है कि भारत ने उसमें क्या-क्या और कर सकता है और क्या किया, ये बाद में सोचने की बात है। सर, तो क्या जिस तरह से आपने खाद्यान्न संकट का ज़िक्र किया, मैं इस पॉइंट पे आने ही वाला था, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशानी, जैसा कि आपने कहा, कि अफ्रीकन देशों को है, छोटे देशों को है। G20 में अफ्रीका को भी शामिल किया गया है, मेंबर के तौर पे।
तो जी। क्या हम कहें कि ये भारत की भी इसमें मर्ज़ी रही होगी, ज़ाहिर-सी बात है। और भारत जैसा कि हमेशा सपोर्ट कर रहा है, हमने कोरोना टाइम पे देखा, वैक्सीन डिप्लोमेसी हमने की, हमने उन देशों को वैक्सीन्स भेजी जिनके पास मतलब कोई नहीं दे रहा था, सब ब्लॉक करके बैठे थे। और मैंने कई ऐसे जो उन देशों को रिप्रेज़ेंट करने वाले उनके मिनिस्टर हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर हों, उनके मैंने स्टेटमेंट सुने कि अगर इंडिया नहीं देता तो हमें बड़ी मुश्किल हो जाती। तो क्या इसका इम्पैक्ट जो अफ्रीकन कंट्री को हमने अफ्रीका को शामिल किया है, तो क्या इसका इम्पैक्ट आने वाले वक़्त में भारत के साथ होने वाले कारोबार या भारत को कहीं ज़रूरत पड़ी सपोर्ट की वहाँ पर सपोर्ट मिलेगा हमें? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि ये बड़े सुनिश्चित तौर पे नहीं कर सकते कि अफ्रीकन यूनियन को शामिल करने के पीछे खाली भारत का हाथ था। भारत, रूस, चीन और साउथ अफ्रीका, जो खुद अफ्रीकन देश है, इन सब का मिला-जुला प्रयास था। और आगे अगर हाँ, भारत के कद में बढ़ने के प्रयास जो हैं वो सही है, क्योंकि अभी विश्व में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका की है, उसके बाद चीन की है, उसके बाद जापान, जर्मनी और हमारी है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था और अमेरिकन डॉलर के इस्तेमाल की प्रकृति पर अब संशय उठने लगे हैं। और रही बात जहाँ तक चीन की, तो चीन अफ्रीकी देशों के बीच में सहायता या ऋण के नाम पर जो करता रहा है, वो अब काफ़ी ज़्यादा उजागर हो गई है। उसका भी पता लग गया है लोगों को कि चीन किस तरह से, चीन की जो सदाशयता है, सदाशयता नहीं है। चीन की तथाकथित सदाशयता के पीछे उसका निहित स्वार्थ छिपा हुआ है। आप देखें कि चीन ने अंगोला में एक पूरा शहर बना दिया, कर्जा दे के, और कर्जे के एवज में तेल लिया अंगोला से। एक पूरा शहर बना दिया लुआंडा के पास, और वो अभी भुतहा शहर है, वहाँ कोई नहीं रह रहा है। पूरा एक शहर खाली। कांगो में, डीआरसी में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में चीन ने 70% खानों पर एक प्रदेश में कब्जा कर रखा। मैंने खुद देखा जिम्बाब्वे, जाम्बिया, नाइजीरिया, इन देशों में चीन ने कैसा किया है। इसी का परिणाम है कि अफ्रीकन देश भी अब धीरे धीरे चीन से विमुख हो रहे हैं। केन्या ने अपनी ट्रांस केन्यन जो ट्रेन थी, जो कि BRI के तहत थी, उस पर पाबंदी लगा दी है। तंजानिया भी जूझ रहा है, साउथ अफ्रीका भी परेशान है, और छोटे छोटे देश तो परेशान ही, क्योंकि उनकी पूरी आय जो है वो सिर्फ वो ब्याज चुकाने में चली जा रही है। तो चीन से लोगों का मोह भंग हो चुका है। रूस अभी आर्थिक दृष्टि से इस स्थिति में नहीं है कि इन देशों का कोई कल्याण कर सके। अगला नंबर भारत का ही आ जाता है। जर्मनी और जापान जो भी कर रहे हैं, लेकिन जर्मनी को भी वहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जर्मनी के कई कॉलोनीज थी जो इंडिपेंडेंट हुई है, और अब वो कह रहे हैं कि हम पश्चिमी यूरोप के देशों से को अपने यहाँ की खानों खदानों से निकालना चाहते हैं, वो यहाँ से बोरिया बिस्तर बांध कर चले जाए। तो अगला जो नंबर आता है आर्थिक दृष्टि से मजबूत देशों का, उसमें भारत का है। और भारत की सदाशयता, भारत की निष्क्रिय भाव से मदद करने की बात जो है, वो सभी लोग साबित हो चुकी है, सभी लोग जान चुके हैं। जब खाद्यान्न का संकट था तो भारत ने कई देशों को, 16 देशों को खाद्यान्न दिया। तो अब धीरे धीरे लोगों को ये समझ में आने लगा है अफ्रीका में भी कि भारत में उनको आशा की एक किरण दिखाई देती है। भारत के साथ संबंध बनाना ही उनके लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल जी। सही कहा सर आपने। अच्छा, एक चीज़ जो बड़ी चर्चा का विषय बनी हुई है, चलिए पुतिन का तो हम समझ सकते हैं कि उनको शामिल नहीं होना था, यूक्रेन वॉर को लेकर बातें चल रही थी। शी जिनपिंग G20 में शामिल नहीं हो रहे हैं। इसके पीछे की बात मैं समझना चाहता हूं सर कि आखिर ऐसी कौन-सी मजबूरी रही जिससे शी जिनपिंग किनारा कर गए इससे? देखिए, 2-3 कारण हुए हैं इसके मेरे ख्याल से।
पहला कारण ये है कि शी जिनपिंग के अपने देश में इतना विरोध और इतनी परेशानियां बढ़ रही हैं कि शी जिनपिंग उससे निपटने में अभी अपनी पूरी शक्ति लगा रहे हैं। क्योंकि एक चीज़ देखिए, उत्पादन काफ़ी बढ़ गया था और अब उत्पादन स्टैंड स्टिल पे हो गया है, क्योंकि चीनी उत्पादों को खरीदने के लिए बाहर मार्केट नहीं मिल रहा है। बाहर लोग चीनी उत्पाद खरीदने से बच रहे हैं। इसीलिए शी जिनपिंग को लोगों से अपील करनी पड़ी कि भाई आप चीनी लोगों से कि आप चीन के उत्पाद खरीदिए ताकि हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन बचा रहे। चीन की ग्रोथ जो है कम हुई है, जो सकल उत्पाद की वो है ग्रोथ वो कम हुई है। चीन में खाद्य संकट गहरा रहा है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले शी जिनपिंग ने एक कैंपेन शुरू किया था, एक अभियान सेव योर प्लेट, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर 4 लोग आप जा रहे हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने तो 3 की ही लिए चीज़ें मंगाइए ताकि चीज़ें बेकार न जाए, आप कम ही खाइए, अच्छा है। वो इसलिए है कि चीन ने इंडस्ट्रियलाइज करने के चक्कर में, मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के चक्कर में चीन ने काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्रीज खोल ली, प्रिजन लेबर से, कैदी मजदूरों से काम करा के सस्ते में चीज़ें बेची। लेकिन उसका परिणाम ये हुआ, एक साइड इफेक्ट ये हुआ कि चीन के यहाँ खेती योग्य ज़मीन की कमी हो गई और चीन खाद्यान्न मंगा रहा है ब्राज़ील से, सोया मंगा रहा है ब्राज़ील से, सोया मंगा रहा है अमेरिका से, एथेनॉल मंगा रहा है ब्राज़ील से, मीट मंगा रहा है, मीट प्रोडक्ट्स मंगा रहा है ऑस्ट्रेलिया से। और जब इन देशों ने चीन की इंडो पैसिफिक नीति की वो करके नकेल कसना शुरू कर दिया अपने निर्यात, तो चीन में खाद्यान्नों की और कमी हो गई। एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि चीन में जो रियल एस्टेट के टाइकून थे, रियल एस्टेट धड़ाम से गिर गया। तीसरी चीज़ उसमें ये है कि वहाँ पर सर बीच में माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा। रियल एस्टेट की आपने बात की है तो अभी हाल ही में कल ही परसों ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई है कि जो 50 से ज्यादा कंपनीज हैं जो रियल एस्टेट की जो बड़ी कंपनीज हैं उनमें से 2/3 दिवालियां हो गई हैं चाइना की। जी बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि एक तो रियल एस्टेट के दामों में कमी आएगी, दूसरी चीज़ प्रोडक्टिविटी कम होगी, तीसरी चीज़ होगी कि अब और कंस्ट्रक्शन नहीं होंगे। अगर रियल एस्टेट बिजनेस दिवालिया हो गया तो उससे उससे परिणाम ये होगा कि कुछ ही दिन में आपको वहाँ जगहों की शॉर्टेज मिलनी शुरू हो जाएगी, जिससे कि दाम बढ़ेंगे। और देखिए फिर चीन में पीएलए में भी, पीपल्स लिबरेशन आर्मी में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। उनकी रॉकेट फोर्स के चीफ को हटा दिया है शी जिनपिंग ने। उनकी जी जी रॉकेट जी दूसरे चीफ थे, उनकी हत्या हो गई या आत्महत्या कर ली जो भी, और 5 और बड़े लोग वहाँ रॉकेट फोर्स के, चीन की खुफिया एजेंसियों के राडार पर। असंतोष बढ़ रहा है और देखिए जब असंतोष बढ़ता है तो तानाशाह क्या करता है। अगर मिलिट्री तानाशाही है पाकिस्तान की तरह तो वो ये दिखाना चाहते हैं, प्रोजेक्ट करना चाहते हैं कि बॉर्डर पे बड़ी असुरक्षा है और बॉर्डर पे समस्या हो रही है। वो इसलिए दिखाना चाहते हैं कि हम ही आर्मी है, हम ही सक्षम है ये मुकाबला करने। अगर तानाशाह शी जिनपिंग की तरह होता है तो वो विश्व को, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को भी, अपने लोगों को भी और विश्व को भी दिखाना पड़ता है, चाहता है कि हम अभी भी दादा हैं, हम अभी भी मजबूत हैं। और इसीलिए उन्होंने मैप दिखाया बदल के। अब जो मैप दिखाया उसमें भी देखे तो एक तो ये घरेलू चीज, दूसरी चीज अब अगर मैप दिखाया तो उस मैप दिखाने से सिर्फ भारत का नुकसान नहीं, सिर्फ भारत के वो नहीं पता लगा। उन्होंने तो इसलिए दिखाया कि अभी हमने G20 एक अरुणाचल में की थी तो उनको परेशानी हुई, बुरा लगा था उन्हें। हाँ बुरा लगा था। अब उन्होंने शायद उसके बदले में ये मैप दिखाया। अब उसमें क्या हुआ कि सिर्फ भारत को ही नहीं, नेपाल के मेयर जाने वाले थे, चूंकि नेपाल का भी कुछ हिस्सा दिखा दिया गया चीन में,
उत्तरी नेपाल का, तो नेपाल के मेयर जाने वाले थे, विजिट कैंसिल कर दी। वियतनाम, फिलीपींस, साउथ कोरिया, जापान, कंबोडिया भी, ये देश जो हैं इन, और ऑस्ट्रेलिया, इन देशों ने भी एतराज जाहिर किया है। इंडोनेशिया तक ने एतराज जाहिर किया है। जो 9 पिन पॉइंट बता रहे थे उसको इन्होंने 10 कर दिया है चाइना ने। तो ये सब चीज़ें मिला करके इतना प्रेशर पड़ रहा है कि एक तो जो डोमेस्टिक है वो है, दूसरा उन्होंने ये सोचा होगा कि अगर मैं अभी जाऊंगा इसमें तो एक तो बाइडेन से मुलाकात कैसे होगी, क्या मुंह लेके जाएंगे, भारत क्या मुंह लेके आएंगे, और जो देश हैं उनके खिलाफ उनसे कैसे बात करेंगे, और बिना बात किए जाएंगे तो वहाँ भी उनकी बेइज्जती होगी, घर पे भी। तो ये परेशानी है, इसलिए वो नहीं आई। इसीलिए देखिए, सिर्फ यही नहीं, G20 से पहले अभी जो आसियान समिट हो रही है, ईस्ट ईस्ट समिट हो रही है, उसमें भी शी जिनपिंग नहीं आ रहे हैं। हालांकि वो पुतिन से मिलने जा रहे हैं, ये बात सुनिए। तो शी जिनपिंग का तो, लेकिन जैसा कि डॉक्टर जयशंकर ने कहा है, शी जिनपिंग और पुतिन नहीं आए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इनके देशों ने G20 का बायकॉट किया है। इनके देशों के प्रतिनिधि अभी भी आ रहे हैं, अभी भी ली कुआंग जो प्रधानमंत्री हैं चीन के वो आएंगे, और सर्गेई लावरोव जो विदेश मंत्री हैं रूस के वो भी आएंगे। सर्गेई लावरोव बहुत सक्षम डिप्लोमेट माने जाते हैं, और डॉक्टर तो अभी क्या, अभी शायद थोड़ी देर पहले ही सर हमारे डॉक्टर जयशंकर, उनसे मुलाकात भी हुई है लावरोव की। हाँ, और डॉक्टर जयशंकर के जकार्ता में। स्टेज पे आने से पहले सर्गेई लावरोव जो है वो दुनिया के एकमात्र मॉडर्न चाणक्य माने जाते थे कूटनीति के। अब जयशंकर जी के आने से थोड़ी सी इक्वेशन बदली है उनके रेपुटेशन में। और ली कियांग जो है वो भी ऐसा तो है नहीं कि वो आके अपने मन से जो भी वो बोलेंगे, वो वही बोलेंगे जो उन्हें बताया, जो उन्हें आदेश दिया होगा शी जिनपिंग ने। तो बस यही है कि मुंह बदल जाएगा, जबान बदल जाएगी, लेकिन बात वही रहेगी जो शी जिनपिंग चाहते हैं। तो इसलिए शी जिनपिंग नहीं आ रहे हैं। सर क्या मैं अगर इसे देखूं तो अभी ब्रिक्स की जो समिट हुई थी उसमें खबरें ऐसी आई कि पीएम मोदी ने एलएसी पर जिस तरह की कन्फ्रंटेशन चल रही है उसको लेकर शी जिनपिंग से बातें की। उन्होंने कहा कि जी ये ठीक नहीं हो रहा है और इसको जल्द से जल्द रिजॉल्व करना चाहिए। तो खबरें ये आई कि इससे जिनपिंग थोड़े बड़े नाराज बताए जा रहे थे कि भारतीय पीएम ने कुछ कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया, ऐसी बात की। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये नाराजगी भी हो सकती है कि G20 में समिट में ना आए, अपना रिप्रेजेंटेटिव ये भी भेज हो दें? सकती है, लेकिन मेरे ख्याल से इसके ठीक उलट ये भी हो सकता है कि एक बार जब शी जिनपिंग ने मीटिंग की पेशकश की थी ब्रिक्स में, शी जिनपिंग चाहते थे कि नरेंद्र मोदी उनसे मिले, और जब मिले बात हुई तो ये भी कहा गया कि दोनों पक्ष इस बात पे सहमत हुए कि हाँ इस मामले को जल्दी से जल्दी सुलझा दिया जाए। उसके ठीक बाद शी जिनपिंग नया नक्शा लेके आते हैं और कहते हैं नहीं ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो उनको ये पता था कि इसका रिएक्शन होगा, इतना तेज रिएक्शन होगा ये अंदाज़ा नहीं था। अब इतना तेज रिएक्शन हो गया तो उसको फेस करने के लिए, शायद अपना चेहरा बचाने के लिए वो नहीं आ पा रहे। सर अगर हम भारत के नज़रिए से, भारत के स्ट्रेचर के बारे में बात करें तो आप फॉरेन सर्विसेज में रहे हैं, इतने साल आपने अलग अलग जगहों पे देखा है। मैं अगर कंपेयर करूं, क्योंकि बड़े दर्शक मेरे सवाल पूछते हैं, कहते हैं कि जी देखो जी पहले तो ऐसा नहीं होता था, अब हो रहा है। क्या पिछले 10 साल और उसके पहले के 10 साल अगर इन दो टेन्योर को कंपेयर किया जाए तो हमारी फॉरेन पॉलिसी में और हमारे फॉरेन स्ट्रेचर में किस तरह का कोई बदलाव आप देख पा रहे हैं क्या? देखिए बहुत बड़ा बदलाव आया है। एक चीज़ मैं यहाँ स्पष्ट कर दूँ कि किसी भी लोकतंत्र में फॉरेन पॉलिसी आमतौर पे बदलती नहीं है, बेसिक्स उसके वही रहते हैं, बेसिक। क्योंकि किसी भी विदेश नीति का स्तंभ होता है या उद्देश्य होता है अपने राष्ट्रीय हित को सुरक्षित रखना और बढ़ाना। अब लोकतंत्र में तो राष्ट्रीय हित कभी नहीं बदलता, तानाशाही में बदल जाता है, क्योंकि वो तानाशाह के व्यक्तिगत हित के साथ समाहित हो जाता है। तो
राष्ट्रीय हित कभी नहीं बदला, इसलिए हमारी फॉरेन पॉलिसी के बेसिक्स वही है। हाँ, जो फॉरेन पॉलिसी कंडक्ट करने के उपकरण होते हैं उनमें तेजी आई है। हमारी विदेश नीति अब अधिक स्पष्ट रूप से परिभाषित हो गई है, तेज हो गई है, आक्रामक हो गई है। पहले हम क्या करते थे कि कोई हमारा 10 साल ज़्यादा पीछे चले जाइए, पाकिस्तान कुछ कहता था कश्मीर पे तो हम कहते नहीं नहीं कश्मीर हमारा है, हम वो डिफेंड करते थे। अब पाकिस्तान कुछ कहता है तो हम कहते नहीं कश्मीर तो हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। आपके यहाँ बलूचिस्तान में, केपी में, गिलगित बाल्टिस्तान में, सिंध में आपके यहाँ जो परेशानी हो रही आप उसको देखिए, आप तो अपने घर को नहीं संभाल पा रहे। तो ये चीज़ पहले नहीं थी। पहले हम पाकिस्तान का या चीन की कोई भी आलोचना ऐसे नहीं करते, अब हम खुलकर करते हैं। अब हम दूसरी चीज, हम खुलकर ये बताते हैं कि हमारी विदेश नीति क्या है। 10 साल पहले तो 2014 से पहले किसी भी विदेश मंत्री ने ये नहीं बताया कि हमारी विदेश नीति हमारे राष्ट्रीय नीति पर हित पर आधारित है और हम अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करेंगे। जैसे कि हम किसी गुट का हिस्सा भी नहीं है। हाँ, किसी गुट का, और ये भी बहुत बड़ी बात है, ये भी बहुत बड़ी बात है। देखिए नेहरू के टाइम में हम किसी गुट का हिस्सा नहीं थे। पहले 10 साल में हमने बड़ी अच्छी नीतियां चलाई। नेहरू को मैं इसका क्रेडिट देता हूँ क्योंकि अमेरिका, नेटो और पूर्वी देशों के, सोवियत देशों, दोनों देशों से उन्होंने IITs लिए, उन्होंने वो लिए, इंजीनियरिंग कॉलेजेस लिए, बांध लिए, तो वो तो हुआ। लेकिन उसके बाद जब हमने नॉन अलाइन का नेतृत्व शुरू किया तो दोनों, खास तौर से पश्चिम हमसे नाराज हो गया। और उसके बाद पिछले 2010 तक, 2007 तक मैं कहूँगा, 2007 या 8 तक जो है वो हम अमेरिका से एकदम या पश्चिम से एकदम कटे कटे ही रहे, जैसे हम अछूत के साथ बर्ताव कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद से हमारे संबंधों में तेजी आई, लेकिन वो तेजी परिलक्षित हुई 2014 के बाद से। ये पहली बार था 2014 के बाद। आप देखें 2018 में जब हमने इजराइल को और फिलिस्तीन को, दोनों को ये समझाने में सफलता हासिल की कि हमारे उनसे संबंध, एक देश के साथ संबंध दूसरे देशों के साथ संबंधों पर आधारित नहीं है। हमने डीहाइफेनेट कर दिया, बता दिया कि ये अलग अलग प्लेटफॉर्म पर है। और शायद यही कारण था, देखिए इसी का परिणाम था कि 2018 में जब नेतन्याहू यहाँ आए, इजरायली प्रधानमंत्री, उसके 1 महीने बाद ही फलस्तीनी राष्ट्रपति का यहाँ आगमन हुआ था। दोनों को हमने साथ के रखा था। वही चीज़ हमने अभी रखी है। आप देखिए अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते बढ़ रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, स्पेशल ट्रेड पार्टनरशिप है। रूस के साथ हमारे रिश्ते पहले से ही सही हैं और हम दोनों को ये समझाने में सफल हो गए कि हम एक की कीमत पे दूसरे के साथ नहीं जा सकते। आपने देखा होगा कि तुर्की नाटो का मेंबर है, लेकिन रूस से S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम खरीदने के आरोप में चाइना, अमेरिका ने उस पर भी सैंक्शन लगाया है, काटसा के सैंक्शन लगा दिया। जी जी जी, बिल्कुल। हम नेटो के मेंबर नहीं हैं, लेकिन हमने न सिर्फ रूस से S-400 सिस्टम खरीदा, बल्कि हम तेल भी खरीद रहे हैं, और न सिर्फ खरीद रहे हैं, उसको रिफाइन करके बेच भी रहे हैं। और अगर कोई हमसे कहता है, अगर EU के सेक्रेटरी जनरल स्टोलटनबर्ग कहते हैं कि नहीं आपने गलती की, तो हम कहते हैं नहीं, आप अपना 872 रूल देखिए, जिसमें कहते हैं कि, जिसमें कहा गया है कि अगर कोई देश हमारे EU में कोई चीज कहीं तीसरी एक जगह से ले करके और उसको हमारी जगह से ट्रांसफॉर्म करके भेजता है कि उसकी प्रकृति बदल जाती है, तो वो कोई सैंक्शन नहीं होगा। तो ये जो कहना, और ये कहने की हिम्मत आज के 15 साल पहले किस मंत्री की थी कि आप हमें कह रहे हैं कि आप तेल खरीद रहे हैं, जितना हम 6 महीने में खरीदते हैं उतना आप 1 दिन में खरीद लेते हैं। 1 दिन में खरीदते हैं। तो ये जो है, आप एरोगेंस कह सकते हैं, कई लोग इसे उद्दंडता कहते हैं, कहते हैं कि क्यों इतनी उद्दंडता जा रही है। लेकिन मैं ये कहता हूँ ये स्पष्ट बात है,
स्पष्टवादिता है कि खरी खरी बात हम सुना रहे हैं। और इसके साथ ही देखिए भारत का कद जो है, पहले भारत का कद एक वही पाकिस्तान की तरह था, कटोरा लेकर के दोनों ओर से कुछ न कुछ ले लेना। फर्क इतना था कि पाकिस्तान अमेरिका की गोदी में बैठ गया था, हम नहीं बैठे। लेकिन अब जो है बाद में 2000 के वक्त हमारे पास हम मिडिल लेवल के रीजनल पावर हो गए, क्षेत्रीय शक्ति हो गए। जैसे गल्फ में सऊदी अरेबिया है या वहाँ ब्राज़ील है, लैटिन अमेरिका में हम क्षेत्रीय शक्ति हो गए। लेकिन 2008 के बाद तो ख़ास तौर से 2014 के बाद से हमने जो अपनी ताकत दिखानी शुरू की हर क्षेत्र में, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, तकनीकी का क्षेत्र हो, इंटरनेट का क्षेत्र हो, सूचना प्रौद्योगिकी का क्षेत्र हो, जो भी क्षेत्र हो, चाहे वो डिफेंस प्रोडक्शन का क्षेत्र हो, हमने जो अपनी ताकत दिखानी शुरू की, उससे लोगों को ये पता लगा कि हाँ, ये देश बढ़ रहा है और ऐसे नहीं बढ़ रहा है कि दूसरे का नुकसान करने के लिए। हमने उसके साथ देखिए ये भी किया कि अगर महामारी आई तो हमने कोरोना के वैक्सीन बना के लोगों को मुफ्त में दिया। ट्रंप ने अगर हमसे टेबलेट मांगी कुरैन की तो हमने वो भी उनको दी। तुर्की जो कि है अपने को हमारा दुश्मन मानता है, तुर्की में भूकंप आया तो सबसे पहले पहुंचने वालों में हम थे। सीरिया में जहाँ कोई नहीं गया था, सबसे पहले भारत पहुंचा। ये चीज़ें जो है दूसरे देशों की हमने लॉन्च की मिसाइल वो सैटेलाइट्स, तो सैटेलाइट से ये चीज़ें जो है ये चीज़ें साबित करने के लिए काफ़ी है कि हमारी नीयत साफ है, हम प्रगति कर रहे हैं। आपको भी हम साथ लेकर के चलना चाहते हैं, लेकिन आप अगर शरारत करेंगे तो हम नहीं पीछे हटेंगे। तो भारत अब रीजनल पावर से लेकर ग्लोबल पावर की ओर बढ़ गया है। भारत की बात भले लोग ना माने, लेकिन पहले की अपेक्षा ज़्यादा गंभीरता से बात पर विचार होता है और कई बार तो मानी भी जाती है। तो ये फर्क आया है। अब जिसको कहते हैं ज़्यादा आर्टिकुलेट हो गई है हमारी विदेश नीति, ज़्यादा तीक्ष्ण हो गई है, वो हुआ है। जी हाँ। तो मुझे लग रहा है कि ये जो सारी चीज़ें की जा रही हैं, जिस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो भारत का भविष्य जो है वो फिलहाल तो उज्जवल नज़र आ रहा है। अगर इसी दिशा में आगे बढ़ते रहे तो भविष्य बहुत उज्जवल है। बस हमको वर्ड ऑफ कॉशन में ये देना चाहूँगा कि हमको ये देखना चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा गर्वोन्मत्त न हो जाए। हम आगे मतलब बढ़ रहे हैं, अहंकारी ना बन जाए, अहंकारी ना बन जाए। हम जी। आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी हम टॉप पे नहीं पहुँचे। अभी हमें बहुत सफ़र तय करना है। खुद नेहरू जी के शब्दों में जैसे कहते हैं माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, तो वो चीज़ अभी हमें करनी है और हमें इसका प्रिटेंशन नहीं करना है। छोटी-छोटी चीज़ों पे हमको छोटी-छोटी चीज़ों पे परेशानियाँ नहीं क्रिएट करनी है कि नहीं ये कर दिया, वो कर दिया। और क्योंकि ये छोटी चीज़ें हैं, बड़ी चीज़ों पे हम अपना ध्यान, अगर छोटी चीज़ों पे ध्यान अपनी ताकत और अपना पैसा खर्च करेंगे तो बड़ी चीज़ों के लिए हम क्या करेंगे, ये ध्यान देना होगा हमें। जी, बिल्कुल। बहुत ही अच्छी बातें कहीं, बहुत फैक्चुअल आपने बातें बताई। दर्शक भी आपकी सारी इन्फॉर्मेशन देखकर बड़े खुश होंगे, क्योंकि मैंने एक ये भी चीज़ देखी है कि हमारी विदेश नीति ने जिस तरह से क्या कहें उसको, वर्बल हुई है कि मतलब सामने आकर बोलना, बताना, तो लोगों में देश के भीतर भी मैंने देखा है कि जो कमेंट्स आते हैं, अब लोग बड़ा इंटरेस्ट लेने लगे हैं जियोपॉलिटिक्स में भी। उनकी नज़र रहती है, वो जानना चाहते हैं, उनमें भूख है। सर, आपने उस भूख को शांत करने में बहुत ज़्यादा भी भूमिका निभाई है। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। चलिए, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जैसे जी, जी। देखिए बहुत लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि चीन ने ये किया, आपने चीन के खिलाफ क्या कहा, पाकिस्तान के खिलाफ क्या कहा, आपने नाम क्यों नहीं लिया इन देशों का। कूटनीति में उतनी ही बात कही जाती है जितनी प्रभावशाली हो। बहुत ज़्यादा बात करने से उसका प्रभाव खत्म हो जाता है।
हमने चीन और पाकिस्तान का नाम लिए बिना कई बार ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं कि चीन को सीधे मिर्ची लगी है और तुरंत चीन की ओर से रिएक्शन भी आया। अगर तुरंत रिएक्शन आया तो इसका मतलब कि बात वहां तक पहुंच गई और उनको खल रही। वही हम चाहते थे। तो उसमें जबरदस्ती नाम लेने और गाली देने का क्या फायदा जब बिना उसके काम हो जाता है। वो हम बहुत बखूबी कर रहे हैं। मतलब स्टेटमेंट की बजाय हमें एक्शन पे ध्यान देना चाहिए कि भाई एक्शन हुआ है और क्या रिजल्ट आ रहा है उसका। जी बिल्कुल। जी, थैंक यू जितेंद्र सर, बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आपने मेरे लिए टाइम निकाला। थैंक यू।